एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टिप्स फॉलो करके। जितनी आपके बॉडी के अंदर एजिंग होगी उतने ही आपके एग्स भी पुराने रहेंगे। तो जो एग की क्वालिटी है 20 साल की एज पर, जो एग की क्वालिटी है 35 ईयर्स की एज पर और जो एग की क्वालिटी है 40 ईयर्स में, सब में मार्केट डिफरेंस है। सबका इंटरेस्ट यही जानने में होगा कि हम कैसे इस क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं आपके किचन के अंदर, वो आप माइक्रोवेव के अंदर रखिए। उससे इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं कि ये सब के सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। मतलब आपके बॉडी के हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा ये एक प्ले अराउंड करते हैं। जो आपके क्रोमोसोम्स है, एग की जो क्वालिटी है वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये कितना असर डालता है की क्वालिटी? ये टोबैको के अंदर जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो आप अच्छा प्रोटीन का सेवन करें। कार्ब्स जो है आपको कट डाउन करने पड़ेंगे। मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को समझाती हूँ जिनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है कि नो व्हाइट्स। किसी को बेबी प्लान करना है और जिससे हम लोग बात करें कि क्वालिटी बेहतर करनी है अपने एग्स की, तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज हैं उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए या फिर योगा मेडिटेशन पर ज़्यादा? 35 ईयर्स के बाद आपकी एग की क्वालिटी कम रहेगी, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्वालिटी ख़राब है, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। बच्चे के अंदर जैसे बोलूँगी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आजकल हम देख रहे हैं ऑटिज्म बहुत कॉमन है। आजकल गट के अंदर जो है ना, गट माइक्रोबायोम, ये नई लेटेस्ट रिसर्च आई है। जितना आपके गट के अंदर माइक्रोबायोम अच्छा रहेगा उतने आपकी एग की क्वालिटी। मोबाइल अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं या फिर आप लैपटॉप अपने लैप में गोद में रख करके काम करते हैं, तो उसके आपके स्पर्म्स की क्वालिटी पर असर होता है, ऐसा है? अगर इसमें किसी की क्वांटिटी बहुत कम आती है तो तब भी कंसीव करने के चांस होते हैं, क्योंकि आपकी एग्स की क्वालिटी बेटर है। तो एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। फास्टिंग से एग और स्पर्म की क्वालिटी पे भी असर होता है? तो डिटॉक्स का मतलब ही है जितना आपका बॉडी के अंदर फास्टिंग रहेगा, आपका बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कम रहेगी। सेल्स रीजेनरेट होते हैं जो आपके एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन कम करते हैं। तो ऐसे सेल्स रीजेनरेट तभी होंगे अगर आप हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और इसके लिए जब आप बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो उससे पहले तैयारी करनी होती है। तैयारी क्या है? आपके जो एग्स हैं, जो स्पर्म हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर करनी होती है और इस क्वालिटी को सुधार कर आप एक परफेक्ट, नियर अबाउट परफेक्ट बच्चा पैदा कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम का टॉपिक है और इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितु सेठी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका जी मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के सिनेरियो के हिसाब से। जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि डॉक्टर रितु जो है बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उन्हें अपने फील्ड में, और शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ ऑरा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक। साथ ही साथ वो मैक्स हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ी हुई हैं एज अ एसोसिएट डायरेक्टर। मैम, ये बताइए कि जब भी हम सब चाहते हैं कि बच्चा जो है बहुत हेल्दी रहे, किसी भी पेरेंट की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, वो हर तरीके से, जैसे कि फिजिकली दिखने में फिट हो, मेंटली भी अच्छा हो, और बहुत कहते हैं ना कि सुपर चाइल्ड, शायद इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो होती है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पेरेंट्स कुछ ऐसा करें, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे बदलाव करें या कुछ ऐसी चीज़ें करें कि जो बच्चा आने वाला है वो हेल्दी हो, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन? यहाँ से करते हैं। एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टिप्स फॉलो करके। अब फीमेल्स के अंदर मोस्टली ये देखा गया है कि जो आपके एग्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। यूजुअली 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं जब भी एक लड़की पैदा होती है। 12-13 साल जब तक किसी लड़की का पीरियड आता है वो एग्स डिप्लीट होते होते 60 to 70,000 तक रह जाते हैं। और जब तक आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ 45, 47, 50 ईयर्स तक आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ चल रही है, वही एग्स जो आपके अंदर प्रेजेंट थे जब आप पैदा हुए थे वही कंटिन्यू होते हैं। एक एक एग रिलीज होता है हर एक साइकिल में। तो आप सोचिए जितनी आपके बॉडी के अंदर एजिंग होगी उतने ही आपके एग्स भी पुराने रहेंगे। तो जो एग की क्वालिटी है 20 साल की एज पर, जो एग की क्वालिटी है 35 ईयर्स की एज पर और जो एग की क्वालिटी है 40 ईयर्स में, सब में मार्केट डिफरेंस है। जैसे एज के साथ साथ बॉडी के अंदर और एजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं,
ऐसे ही एग के साथ भी एजिंग इश्यूज आते हैं। तो हर एक महिला को ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और जितना हम इस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़छाड़ कम करें उतना ही बेटर है। तो कंसीव करने के लिए ये नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कोई परफेक्ट एज है, लेकिन येस, आपकी एग्स की क्वालिटी, आपकी एग्स की क्वांटिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी। एज़ कम्पेयर टू मेन, आदमियों के अंदर हर 3 मंथ्स के अंदर स्पर्म जो है दोबारा से रिजुविनेट होता है। तो आदमियों के अंदर इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना लेडीज़ के अंदर पड़ता है। बट येस, क्वालिटी एग और स्पर्म दोनों की ही हैम्पर हो सकती है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, रीज़न तो बहुत सारे होंगे और हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं आराम से कि क्या क्या रीज़न होते हैं एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी को ख़राब होने के। लेकिन आपने जो कि कहा कि उसको हम बेटर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, तो सबसे पहले तो शायद सबका इंटरेस्ट यही जानने में होगा कि हम कैसे इस क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि एग्स जो है स्लोली आपकी बॉडी के अंदर डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो क्वांटिटी तो आपकी कम हो ही रही है एज के साथ साथ। क्वांटिटी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर आपका बहुत एक्सटेंड तक कंट्रोल हो सकता है अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर एक्सेसिव वेट गेन, हार्मोनल इश्यूज़, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से, जैसे कि अल्कोहल, एडिक्शंस होना टोबैको को, जो आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। इसकी वजह से भी एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। आप जितना स्ट्रेसफुल रहेंगे उतना आपका बॉडी के अंदर कॉर्टिजोल रिलीज रहेगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगी, और ये आपकी एग की क्वालिटी को काफ़ी एक्सटेंड तक हैम्पर करेगी। आप जो है अपना बॉडी के अंदर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, ये सब आपकी एग की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल में क्या आएगा? होलिस्टिक लाइफस्टाइल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। डाइट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपका बॉडी वेट बिल्कुल, आई वुड नॉट से कि परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मॉडरेट की तरफ आपका बीएमआई जा सकता है। अगर आपको मेंसेस के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे पीसीओडी स्टार्ट हो गई है, तो अपने डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें, क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम के अंदर एग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन केस आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर भी आपकी एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। तो जितना बॉडी के अंदर एडिशंस बनेंगे, जितना एंडोमेट्रियोसिस, अंडेदानी के अंदर सिस्ट बनेंगे, उतना आपकी एग की क्वालिटी ख़राब रहेगी। यही नहीं, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आप उस सब की दवाइयाँ नहीं ले रहे या बहुत एक्सेसिव एक्सटेंट में इन सब की दवाइयाँ ले रहे हैं, सब के सब आपकी एग की क्वालिटी को अगेन हैम्पर करेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग आजकल प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं आपके किचन के अंदर, वो आप माइक्रोवेव के अंदर रखिए, उससे इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं कि ये सब के सब एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। मतलब आपके बॉडी के हार्मोन्स के साथ बहुत ज़्यादा ये एक प्ले अराउंड करते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्शन इस एक्सटेंट तक करते हैं कि जो आपके क्रोमोसोम्स है, एग की जो क्वालिटी है, वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। तो अपने किचन को कोशिश रखें कि बिल्कुल प्लास्टिक फ्री। अच्छा, तो मतलब हाँ, बिल्कुल आपने जो लेमन की भाषा में कहा है, सिंपल शब्दों में कहें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पर्म्स, आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी हो, जो आप बच्चा प्लान कर रहे हैं वो एकदम हेल्दी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने किचन को सबसे पहले प्लास्टिक फ्री करें। क्योंकि क्या है कि इस बारे में नॉर्मली बात नहीं होती। हम जब भी बात करते हैं कि प्लास्टिक के नुकसान पर अक्सर डिस्कशन होता है, लेकिन यहीं तक होता है कि आपको बहुत सारे मतलब हेल्थ इशूज़ होंगे, कैंसर हो सकता है, लेकिन इस आस्पेक्ट से बात कभी नहीं होती है कि ये आपके अपनी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है उस पर भी असर डाल सकती है, क्वालिटी पे भी असर डाल सकती है, और आप अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चे पे भी उसका असर हो सकता है। तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है मेकअप। जो मेकअप महिलाएं कर रही हैं उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। तो आप मेकअप, ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ना करें, लेकिन आप उसका एक बारी पढ़ें तो सही लेबल में क्या क्या है, और इस चीज़ को मॉडरेशन में करना। हर एक चीज़ को मॉडरेशन इज़ ओके फॉर दैट। प्लास्टिक्स आप अपनी लाइफ से 100% तो नहीं हटा सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं, जैसे किचन को आप प्लास्टिक फ्री रखें। अगर आप कुछ सामान को हीट कर रहे हैं, माइक्रोवेव में उसको हीट ना करें, बिकॉज ये सब चीज़ें जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो आपके हार्मोन्स के साथ और आपके एग्स के साथ हैवक क्रिएट करते हैं।
अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि आप माइक्रोवेव में नहीं उसको गर्म करना है या फिर प्लास्टिक में नहीं करना है, जैसे आप नहीं, bowl में करते माइक्रोवेव हैं? के अंदर प्लास्टिक को, हाँ मेरा जी, मतलब है प्लास्टिक को माइक्रोवेव के जी अंदर, जी जी, चाहे हाँ उस पे रखा हुआ है माइक्रोवेव सेफ, लेकिन जो माइक्रो हाँ, प्लास्टिक्स उससे रिलीज होंगे वो आपके बॉडी के क्रोमोसोम्स के साथ, और स्पेशली डिवाइडिंग सेल्स। अब देखिए एग के अंदर जो है ना पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं होता ओवरी से, वो एक्टिवली डिवाइड करता है, और जब वो ओवरी से ब्रेक करता है, जब एक लड़की एग रिलीज करती है, एक लेडी एग रिलीज करती है, तो वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर ही ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शंस या हार्मोनल इम्बैलेंसेस का सबसे ज़्यादा असर है। पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें डायरेक्टली आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, जो आपके एग्स हैं, जो आपके स्पर्म्स हैं, इनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो एग्स की क्वालिटी को अगर आपको अच्छा रखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ मेरे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी, तो इसी से एग की क्वालिटी खराब होती देखिए है। प्लास्टिक तो मान सकते हैं कि हमारे काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है, हम जहाँ चाहें कम कर सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन की अगर बात करें तो पॉल्यूशन में तो बहुत सारी चीज़ जो आपके आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उतना कर लीजिए, जैसे अपने किचन को कोशिश रखें बिल्कुल प्लास्टिक फ्री रखें। ये पॉल्यूशन बहुत के लिए भी अच्छा हो सकता है ना कि बहुत सारे एयर प्यूरीफायर होते हैं, लोग वो यूज़ करते हैं, और अब तो कहा जा रहा है, अभी रिसेंटली एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें पीएम मोदी ने भी लगाया हुआ था, तो उसके बाद से इस पर डिस्कशन शुरू हुआ है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्यूरीफायर्स जो होते हैं प्यूरीफायर कितने सेफ़ हैं। तो हालांकि अभी तक कुछ उस पर हम लोगों ने, मैंने भी कुछ चीज़ें देखी, कुछ वीडियोस देखी, कुछ रिसर्च की, तो उसको काफ़ी हद तक माना गया कि इट्स क्वाइट इफेक्टिव एयर प्यूरीफायर की अगर हम बात करें टू कंट्रोल इंडोर पॉल्यूशन, या कुछ पौधे वगैरह भी होते हैं जो लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी कोशिश की जा सकती है जितना भी आप पॉल्यूशन से दूर रहें, मास्क लगाएं, ये करें। ये कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग बाहर ना निकले, जब पोल्यूशन एट इट्स पीक होता है, कोशिश रखें धूप में बाहर निकले, आसपास जो है डस्ट कम से कम रहे, उससे भी पोल्यूशन कम रहेगा। साफ सफाई घर की अच्छे से रखें, और ये आप थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे कि आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें पोल्यूशन के टाइम पे। राइट, ये सब चीज़ें ही अपने हाथ में जो आप कर सकते हो पोल्यूशन से बचने के लिए। लेकिन ये प्लास्टिक वाला जो है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। राइट, और बड़ी बात ये है ना कि अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, बात जो कर रहे हैं हम लोग एग की क्वालिटी पर, लेकिन आई थिंक ये कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी पर भी असर डालेगा। बिल्कुल, जो भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है सबके ऊपर इसका असर रहेगा। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो है आपके एग्स या आपके स्पर्म्स हैं। तो एक चीज़ आपने बताई कि एडिक्शन, राइट, अब वो एडिक्शन आपको मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, और कई लोग जैसे आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं। आई थिंक अब तो खैर WHO ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि आप जो है मतलब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी औरतें कहती हैं कि हम लोग बराबर हैं, तो हम लोग जब अल्कोहल भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, बट जब एक मदर बनने की बात आती है, क्योंकि आप उस किसी लेडी को एक बच्चे को पैदा करना है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो तब ये कितना असर डालता है उसके, अगर कोई किसी भी तरह का मतलब एडिक्शन है, चाहे वो एडिक्शन नहीं भी है, अगर एक मॉडरेट क्वांटिटी में भी ले रहे हैं आप, लेकिन आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये कितना असर डालता है की क्वालिटी? अगेन टोबैको के अंदर जो है आजकल मैंने देखा एक नया ट्रेंड है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ जा रही हैं। वो कहती हैं वर्क रिलेटेड है, बहुत स्ट्रेस है, कॉर्पोरेट लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, डॉक्टर इससे हमें ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, नींद ठीक से आती है। हाँ, ऑफ कोर्स फैशन भी है, और जैसे आपने ठीक कहा बराबरी वाली बात, बट एक्चुअली ये टोबैको के अंदर जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, स्पर्म पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव चीज़ आदमियों के अंदर यह है कि उनका स्पर्म जो है हर 3 मंथ्स के अंदर दोबारा से जनरेट हो रहा है। 64 to 70 डेज जो है के अंदर स्पर्म दोबारा बन जाता है। तो कोई भी आदमी अगर उसको कंसीव करना है, अपने पार्टनर को चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, हेल्दी हो, अगर वो पहले स्मोकिंग क्विट करे तो 3 मंथ्स के बाद उसका डेफिनेटली सीमेन काफ़ी हेल्दी निकलेगा। लेकिन फीमेल्स के अंदर जैसे मैंने बोला एग्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ने हिट ले लिया वो तो इट्स इररिप्लेसेबल और वो रिकवर नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं आपके एग्स बहुत हेल्दी रहें, स्मोकिंग आपको बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा, अल्कोहल आपको बिल्कुल क्विट करना पड़ेगा, वेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, स्ट्रेस जो है कम से कम होना चाहिए। बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो भी आपकी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक स्टेट है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के क्रोमोसोम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे देखिए क्रोमोसोम्स जो है ना, आप समझ लीजिए एक बॉक्स है, उसके अंदर एक लाइन के अंदर सारे आपके जीन्स अलाइंड है। तो अगर जीन्स जो है थोड़े बहुत इधर उधर डिविएट करेंगे, एग की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी।
और वो डिविएट तब करेंगे अगर उसको बहुत ज़्यादा बाहर की डिस्ट्रैक्शंस लिख रही हैं। डिस्ट्रैक्शन है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कैसे है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, आपके अंदर जो है पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, आपके अंदर जो है अलग टाइप की एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स हैं जो कि मैंने बताया प्लास्टिक्स के अंदर। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है एक बहुत ही लाइक आई सेड हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल लीड करना पड़ेगा। अच्छा, चूँकि डाइट पर आपने बातचीत शुरू की थी कि डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस पे तो हम लोगों ने बात करी, लेकिन अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में किन चीज़ों को ऐड करना चाहिए ताकि क्वालिटी बेटर हो सके? हाँ, एक क्वालिटी बेटर करने के लिए वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डाइट के हिसाब से प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें। कोशिश ये रखें कि आपका जो है प्रोटीन इनटेक डाइट के अंदर एटलीस्ट 20% तो रहे बॉडी के अंदर। और हर एक महिला को हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना प्रोटीन इनटेक से ज़रूरी है। तो प्रोटीन्स जो है आपके वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अंदर है, पल्सेस के अंदर है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं चिकन मटन इन सब के अंदर है। तो आप अच्छा प्रोटीन का सेवन करें। कार्ब्स जो है आपको कट डाउन करने पड़ेंगे। मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को समझाती हूँ जिनको एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है कि नो वाइट्स। नो वाइट्स का मतलब है शुगर कम, मैदा कम, सॉल्ट कम एंड येस वाइट राइस ऑल्सो। जिस भी चीज़ के अंदर हाई कार्ब्स हैं वो आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो आप अपनी बॉडी से अपने लाइफस्टाइल के अंदर वाइट्स को कम से कम रखें, मैदे की चीज़ें कम से कम खाएं, ताकि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा, जो शुगर की मात्रा है वो ज़्यादा ना हो। और जितनी ही कम ये शुगर की मात्रा रहेगी, बॉडी के अंदर इंसुलिन कम रिलीज़ होगा, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम रहेंगे। जहाँ तक फैट्स की बात है, एक गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं। बैड फैट्स होते हैं यूजली ट्रांस फैट्स, जो प्रोसेस फूड्स में पाए जाते हैं, डीप फ्राइड चीज़ों में पाए जाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। और हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके नट्स के अंदर हैं, सीड्स के अंदर हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर हैं। तो आप इनका सेवन ज़्यादा करें, फ्रेश चीज़ें खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, इनके अंदर विटामिन्स अच्छे हैं। फोलिक एसिड जो आपकी एग की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है, वो हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब है। तो इनका आप जितना इंटेक करेंगे आपकी बॉडी के अंदर उतने ही हेल्दी एग्स प्रोड्यूस होंगे। देखिए मैम, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से, जैसे हम लोग फ्रूट्स की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो सभी बेनिफिशियल हैं कहीं ना कहीं। उसी तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स की बात करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम इस एस्पेक्ट से बात करें कि अगर हम एग की क्वालिटी की बात करें या स्पर्म की क्वालिटी की बात करें, तब कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसे बेहतर करने के लिए? नट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, आलमंड्स बहुत अच्छा सोर्स हैं, वॉलनट्स बहुत अच्छा सोर्स हैं, कैश्यू नट्स बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट्स के लिए। और जहाँ तक सीड्स की बात करें, ओमेगा फैटी एसिड से लोडेड हैं आपके फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इन सब के अंदर जो है ना हेल्दी फैट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आप जो है इन सब का एक एक मिक्सचर बना के रख ले, और 1 टेबलस्पून आप इसको रोज़ च्यू कर सकते हैं। एक हेल्दी स्नैकिंग सॉर्ट ऑफ हो गई। इंस्टेड ऑफ नमकीन, भुजिया, बेकरी प्रोडक्ट्स पे मंच करने से अच्छा आप ये चीज़ें खाएं। तो इससे आपके बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स भी रहेंगे, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम रहेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स कम रहेंगी। ओके, तो ये तो रहा हेल्दी फैट की बात। अगर हम अपने बॉडी फैट की बात करें तो वहाँ पर कितना असर पड़ता है? अगर मान लीजिए किसी का वेट बहुत बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो क्या उससे भी आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उस पर कोई असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली देखा गया है जो ओबीस पेशेंट्स हैं, ओबीस लोग हैं रादर, उनके अंदर कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का इशू आएगा। और जितना आपका बॉडी के अंदर शुगर लेवल एलिवेटेड रहेगा, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन हमेशा हाई लेवल पे रहेगा। एक टाइम पे बाद जाके आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को अंदर ही नहीं लेंगे, मतलब इंसुलिन का असर ही नहीं आएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं ले पर्सन की लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आने के बाद बॉडी के अंदर हमेशा ही शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है। और पीसीओडी के पीछे यही है, जितना आपका बॉडी के अंदर शुगरी चीज़ें जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें, वाइट शुगर, ये सब चीज़ें आप जितना इनका सेवन कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी हार्मोन्स और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम आएगी। मेल्स में देखा जाए तो जितने आप ओबीस हैं उतने आपके फीमेल हार्मोन ज़्यादा बनेंगे। ओके, तो जो टेस्टोस्टेरॉन है ना, जो बॉडी के अंदर फैट होता है, वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, इसीलिए आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी कम होती।
तो ओबीस मेल्स के अंदर जो है टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम पाई गई है, ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो फैट के स्टोर्स हैं वो ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। राइट। चूँकि हम लोगों ने बात की है कि आप क्या खा सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट तो हमेशा ही हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज को भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर्टिकुलरली जो आजकल हम लोग योगा, मेडिटेशन, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेस में कहीं ना कहीं मेडिटेशन या फिर योग जो है उसका बहुत ही मतलब उसको इम्पैक्टफुल माना जाता है, असर माना जाता है। तो आपका सजेशन क्या होगा कि अगर किसी को बेबी प्लान करना है और जिससे हम लोग बात करें कि क्वालिटी बेहतर करनी है अपने एग्स की, तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सरसाइज हैं उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए या फिर योगा मेडिटेशन पर ज़्यादा? नहीं, दोनों ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए 40 से 50 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये ओवरऑल आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और जितने बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे उतने स्ट्रेस लेवल्स कम रहेंगे, कॉर्टिजोल की मात्रा कम रहेगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम रहेगी, हार्मोन्स जो ब्रेन से रिलीज़ हो रहे हैं वो हैप्पी वाले हार्मोन्स आएंगे, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो एग की क्वालिटी है वो ब्रेन से रिलीज़ हुए हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ब्रेन से हार्मोन्स अच्छे तभी रिलीज़ होंगे जब आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स हैं। और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करने के लिए, स्ट्रेस रिलीवर के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है आपका कपालभाति, ये सब चीज़ें जो है ना आपके पेल्विक एरिया के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। इससे जो है आपके एग्स की क्वालिटी और अच्छी होती है। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज भी आप रिकमेंड करते हैं क्या? क्योंकि आपने पेल्विक एरिया की बात की, तो क्या जैसे कीगल एक्सरसाइज वगैरह भी कहा जाता है, वो भी इसी पे इफेक्टिव है या उसके लिए कुछ और? नहीं, कीगल एक्सरसाइज तो पेल्विक मस्कल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ, ओके। चूँकि हमने जब बातचीत शुरू की थी तो आपने एक वर्ड यूज़ किया था, बॉडी क्लॉक। हाँ, तो औरतों के लिए खासकर हम लोग बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि जैसे आपने बताया कि मेल्स को वो इशू इतना बड़ा नहीं है एज वाला जितना कि महिलाओं को होता है। तो आपके हिसाब से कौन सी आइडियल एज होती है प्रेगनेंसी के लिए? देखिए बेस्ट एज जो है आई वुड से बिफोर 35 ईयर्स के बाद आपकी एग की क्वालिटी कम रहेगी, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर एग्स की क्वालिटी ख़राब है, क्वांटिटी तो कम हो ही गई, क्वालिटी ख़राब है, मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले तो कंसीव करने में इशू आएगा, मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं, बच्चे के अंदर जैसे बोलूँगी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आजकल हम देख रहे हैं ऑटिज़म बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। एक रीज़न इसका ये है कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ऑटिस्टिक बच्चे जिनके माइलस्टोन्स डिलेड हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। तो जितना अर्ली आप कंसीव करें अच्छे एग्स के साथ, हेल्दी एग्स के साथ, उतना बेटर है। बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे पोल्यूशन मैंने बताया, प्लास्टिक एनवायरनमेंट मैंने बताया, स्ट्रेस मैंने बताया। तो इन सब चीज़ों को आप जितना कम कर सकें लाइफ में वो बेटर है। लेकिन एज को अगर हम रियलिस्टिकली देखें 35 ईयर्स से पहले अगर एक बेबी हो जाए तो इट्स वेल इनफ। ओके। और इन केस अगर कोई नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, समटाइम मे बी करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो क्या फिर एग फ्रीज कराने का जो एक ऑप्शन हो सकता है? हाँ, एग फ्रीज करा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले ना करें इस चीज़ को, क्योंकि बॉडी तो अल्टीमेटली आपकी है। क्योंकि क्या है बाद में जाके आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ओबेसिटी का इशू आ गया, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई, थायराइड के इश्यूज आ गए, डायबिटीज़ के इश्यूज आ गए। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंसीविंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कैरिंग द प्रेगनेंसी नॉर्मली। तो एग्स फ्रीज करवा के रख सकते हैं, ऑप्शन ठीक है। आजकल बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन 35 ईयर्स तक आई फील एक प्रेगनेंसी तो होना ही चाहिए। ये तो बात की हमने एक क्वालिटी कैसे बेटर कर सकते हैं। देखिए आयुर्वेद में भी कुछ चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं, जैसे शतावरी महिलाओं के लिए स्पेशली कहा जाता है, या फिर अश्वगंधा मेल्स के लिए फीमेल दोनों के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आप ऐसी कोई चीज़ को सपोर्ट करते हैं? देखिए क्योंकि ये मेरा ब्रांच ऑफ मेडिसिन नहीं है, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर पाऊँगी। बट आई थिंक कि अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें और नेचुरल डाइट अच्छी लें, डेफिनेटली बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और आपकी एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी। राइट। कोई और चीज़ आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर हम आएंगे स्पर्म पे बात करेंगे कि जितना इम्पॉर्टेंट एग है उतना ही इम्पॉर्टेंट स्पर्म भी होगा। तो एग के लिए कोई और सजेशन आपका? हाँ, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आपके बॉडी के अंदर वेट अच्छा मेंटेन होगा। एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि आजकल गट के अंदर जो है ना, गट माइक्रोबायोम, ये नई लेटेस्ट रिसर्च आई है। जितना आपके गट के अंदर माइक्रोबायोम अच्छा रहेगा उतने आपकी एग की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। मतलब ये कह सकते हैं बढ़िया वाला बैक्टीरिया होना चाहिए पेट के अंदर आपका। बिल्कुल, उसके लिए आपको डाइट अच्छी लेनी है।
डाइट, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, और पेस्टिसाइड से तो देखिए हम दूर जा नहीं सकते, तो जो भी है अच्छे से उसको वॉश करके लो। लेकिन बेटर यह है प्रोसेस फूड्स नहीं खाने, क्योंकि वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को किल करेंगे। फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, जो अनहेल्दी फैट्स है वो नहीं लेने, हेल्दी वेट मेंटेन करना है, क्योंकि जितना आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया रहेंगे उतनी आपके हार्मोनल इश्यूज कम रहेंगे। तो गट माइक्रोबायोम को अच्छा रखना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ना डाइट पे गट की बात अगर पर्टिकुलर करें, हम लोग उतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि ये होता था कि ठीक है आपको ये बीमारी है तो आप ये खा लीजिए। लेकिन अब चूंकि जैसे आपने बताया कि रिसर्च बता रही है, वो सबका सब आ गया घूम फिर करके गट बायोम पे। हाँ। क्योंकि अगर वो चीज़ ठीक है आपका, तो फिर आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ ठीक है। लेटेस्ट जो है स्टडीज़ हैं वो पीसीओडी के अंदर गट माइक्रोबायोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जितने आपके गट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे वो आपके एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कम रहेंगे। हेल्दी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल प्रॉब्लम से डील करने के लिए। एक भी तो बात होगी, और आपने बहुत डिटेल में बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए एक अच्छे हेल्दी बेबी के लिए। स्पर्म से रिलेटेड जो पहला सवाल मेरे मन में आता है वो ये आता है कि ये माना जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं, या फिर आप लैपटॉप अपने लैप में गोद में रख करके काम करते हैं, तो उसके आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी पर असर होता है, ऐसा है? बिल्कुल, बिकॉज जितना आपके बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन बाहर से ज़्यादा है, जैसे लैपटॉप है, वार्मिंग डिवाइस है, आप उसको लैब पे रख के काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी, क्योंकि हीट से स्पर्म्स बहुत ज़्यादा मोटिलिटी कम होती है, काउंट कम होता है। तो आपको लैपटॉप अपने लैब पे रख के काम नहीं करना। इस चीज़ का सब मेल्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सिर्फ स्पर्म पे इसका असर होता है, एग पर नहीं होता? नहीं, इसका एग पे नहीं होता, क्योंकि एग्स जो स्पर्म्स है वो मोटाइल है ना, मोटिलिटी हम पर हो रही है उनकी। राइट, मोमेंट होता है उनका। वैसे ये चीज़ अच्छी है कि कम से कम हम लाइटर वेट नोट पे तो कह ही सकते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ तो थोड़ा बेटर है, पॉजिटिव तरीके पॉजिटिव है। राइट। चलिए, स्पर्म्स की क्वालिटी के लिए और कौन सी चीज़ें हैं जो कि उस पर असर डालती हैं या उसे ख़राब कर सकती हैं? डाइट पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्कोहल, एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, टोबैको, ये अगेन एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेंगी। यही नहीं, स्पर्म्स के अंदर जो मोटिलिटी है वो बहुत कम होती है अगर कोई भी मेल स्मोक कर रहा है। अल्कोहल इनटेक रूटीन में, आजकल ट्रेंड है ना वीकेंड पे अल्कोहल, डॉक्टर हम तो वीकेंड पे अल्कोहल लेते हैं, आप वीकेंड पे लें या उसको वीकडे पे लें, अल्कोहल तो अल्कोहल बॉडी के अंदर तो जा ही रहा है। तो वो आपके जो है मोटिलिटी को, स्पर्म काउंट को बहुत हैम्पर करता है। एज अपोज टू फीमेल्स, मेल्स के अंदर जैसे मैंने बताया स्पर्म जो है हर 3 मंथ्स में फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आप कोई मेल उसको लग रहा है उसका सीमेन की क्वालिटी कम है, अच्छी नहीं है, वो आज अगर क्विट करे स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक को, या कोई भी ड्रग्स, जैसे आजकल एडिक्शंस, ड्रग्स के एडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्विट करे तो 3 मंथ्स के बाद डेफिनेटली उसके स्पर्म के अंदर एक इम्प्रूवमेंट पाई गई है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या क्या आप दवाइयाँ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का इसके अंदर एक बहुत रोल है। ये स्पर्म के अंदर भी बहुत अच्छा रोल है और फीमेल्स के अंदर एग का भी बहुत अच्छा रोल है। जितने आपके बॉडी के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, जो कि फ्रेश फ्रूट्स के अंदर हैं, वेजिटेबल्स के अंदर हैं, नट्स के अंदर हैं, उतने ही आपकी स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि जो एग और स्पर्म जो एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स है ना, उनके अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है। कि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप थोड़ा लेमन वाली भाषा में समझाएं, इसी जगह जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबको समझ में आए कि जो आप बता रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का कैसे काम होता है, प्लस जो आप एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की बात कर रहे हैं उसको अगर थोड़ा सा आम लोगों वाली भाषा में समझा पाएँ तो बेटर। देखिए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का मतलब है वो सेल जो है ग्रो कर रहा है, उसके अंदर उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके अंदर मैसेंजर सेल्स है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ग्रो कर रहा है। फाइनली जेनेटिक मटेरियल ग्रो करके और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। उसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है, तो अगर उसको वो मैसेज प्रॉपर नहीं मिलेगा बाहर के सेल से, उसके जेनेटिक मटेरियल पे डायरेक्ट डैमेज होगा। तो डायरेक्ट डैमेज अवॉइड करने के लिए क्या है, और ये यूजुअली होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है आपने कोई केमिकल्स को इंजेस्ट किया, अल्कोहल का इंटेक किया, टोबैको का इंटेक किया, ये सब के सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसर्स हैं जो डिवाइडिंग सेल्स को कहीं ना कहीं आकर हिट करेगा, और जिसकी वजह से अगर डिवीजन प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली स्पर्म या एग की दोनों की क्वालिटी ख़राब रहेगी।
तो मेल्स के साथ तो एक तो बेनिफिट आपने बताया कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, आपकी कोई एडिक्शन है या एडिक्शन नहीं भी, आप अगर कोई चीज़ ऐसी गलत इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, आप क्विट कर देंगे तो 3 महीने में आप उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओबेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि मेल्स के अंदर जो मेल हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन में ज़्यादा कन्वर्ट होगा अगर सपोजिंग आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर ज़्यादा है। फॉर आई वुड से जो ओबीस है वो उसकी मूवमेंट कम है, ऐसे उसकी स्पर्म की मूवमेंट भी कम रहेगी। ले पर्सन के लैंग्वेज में समझाने के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बताया आपने कि जिस तरीके से एक फैट जिसके अंदर ज़्यादा होता है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं मूवमेंट वाकई कम होता है, थोड़ा आलस कह लो, कुछ भी कह लो, नहीं होता। तो उसी तरीके से उनके स्पर्म के ऊपर भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फिर वो चीज़ वैसे इफेक्टिव नहीं रहेगी। अगर कोई भी कपल आने वाले 3 महीने में बेबी प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? कोई भी ऐसे 5 टिप्स बता दीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंट है वेट को कंट्रोल में रखें, फाइंड आउट करें आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे बीपी, थायराइड, शुगर। अगर ऐसा कुछ है पहले से ही उसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक बार ही प्रेगनेंसी हो गई और बाद में आपको पता चलेगा फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बहुत कम दवाइयाँ प्रेगनेंसी में दे पाएंगे। सब की सब दवाइयाँ ग्रोइंग बेबी को अफेक्ट करेगा। सेकेंडली, वेट को जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम रहेगा, आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिजोल लेवल कंट्रोल में रहेंगे, उतने आपका कंसीव करने के चांसेस बेटर रहेंगे। अब देखिए, मैंने बहुत महिलाओं के अंदर देखा है बहुत स्ट्रेस लेती हैं, वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, आपको सब कुछ मैनेज करना ही है, तो उनके अंदर प्रेगनेंसी करना भी मुश्किल है और प्रेगनेंसी को कैरी करना भी मुश्किल है। इसीलिए आजकल हम देखें बीपी और शुगर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल्स को सब तरफ से हैंडल करना है, वर्क प्लेस भी हैंडल करना है और घर की भी हैंडल करना है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे वेट कंट्रोल में रहेगा और आपके कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। राइट, ठीक है, तो ये अगर आप सिंपल टिप्स फॉलो करें। एंड स्लीप, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप के बाद बॉडी सॉर्ट ऑफ रिजुविनेट हो रही है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, 8 से 10 कप कॉफ़ी के पी रहा, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, डॉक्टर मेरे तो पूरे दिन में 8 से 10 कप कॉफ़ी होता है। देखिए, कॉफ़ी एज सच आपके स्पर्म या एग को हैम्पर नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि आप कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंड में आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ओके, आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ज़्यादा कैफीन का इंटेक कर रहे हो ना, तो मतलब बॉडी कोई असर नहीं होता, लेकिन शायद आई थिंक नहीं, कैफीन बहुत ज़्यादा तो हैम्पर करता ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका एक रिलेशन स्ट्रेस से भी तो है ना। आप अपने स्ट्रेस को, नींद नहीं आ रही, डॉक्टर कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे, हेडेक है कॉफ़ी पियेंगे, तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करता है ना कि अच्छा चाय, सर में दर्द है चाय बना लो, बोर हो रहे हो चाय बना लो। ठीक है, तो एक मॉडरेशन में सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन चलिए ये बात तो क्लियर है कि अगर हम चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं कि अगर वो जो बच्चा प्लान कर रहे हैं तो वो बच्चा एकदम हेल्दी हो हर तरीके से, मतलब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से कोई भी उसे हेल्थ इशू नहीं हो, तो काफ़ी हद तक अगर पेरेंट्स, वुड बी पेरेंट्स जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, वो अगर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बेटर करें और थोड़ा सा अपनी डाइट को अच्छा करें तो एक अच्छा हेल्दी बेबी प्लान किया जा सकता है काफ़ी हद तक। बिल्कुल, देखिए एज को तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप क्लॉक को तो वापस टर्न नहीं कर सकते, जो चीज़ अपने हाथ में आप वो तो कर लो, और फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बेबी प्लान करते हैं तो लोग को लगता है कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिलेशनशिप बनाते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं, तो क्या डेली सेक्स करने से या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के गैप के बाद 3 या 4 दिन गैप करने में उससे भी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है स्पर्म या एग की? हाँ, देखिए, फर्टाइल पीरियड फीमेल्स के अंदर एक है जिन दिनों आपका एग रिलीज होने के चांसेस बेस्ट हैं। तो हम पेशेंट्स को फर्टाइल पीरियड के हिसाब से डिसाइड बताते हैं कि आप कब दिन आप कांटेक्ट रखिए, और डेफिनेटली वो फर्टाइल जो स्पर्म है वो सरवाइव करता है 1 वीक तक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ये फर्टाइल पीरियड के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, तो आप अगर चाहें तो हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बता दें कि ड्यूरेशन क्या होगी। हाँ, तो पता ही होता है नॉर्मली लोगों को, लेकिन देखिए यूजुअली 28 डेज़ के साइकिल के अंदर मैं बताती हूँ कि अगर किसी फीमेल के अंदर 28 डेज़ का रेगुलर साइकिल है तो मोस्टली आपका एग रिलीज होगा 14th या 15th डे पे। एक ये तरीका है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 28 डेज साइकिल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 14th या 15th डे तक एग रिलीज होगा। अब एग जो है 24 आवर्स तक ही लास्ट करता है जेनाइटल ट्रैक्ट में, और स्पर्म जो है वो 1 वीक तक लास्ट करता है। ठीक है, तो और स्पर्म की मोटिलिटी हैम्पर करेगी अगर इंटरकोर्स बहुत जल्दी होगा। तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहे, मोटिलिटी अच्छी रहे, इसलिए 2 या 3 दिन का गैप होना बेस्ट रहता है।
इसके हिसाब से हम पेशेंट्स को समझाते हैं। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा लगता है ना, जब आप बच्चा प्लान करते हैं तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट करेंगे तो चांसेस हाँ। ज़्यादा होंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि उससे उल्टा चांसेस जो है आपके थोड़े कम हो जाएंगे। तो 2 से 3 दिन का गैप होना ज़रूरी है अगर होना आप ज़रूरी चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी और तो अच्छे तरीके हाँ, से 2 से असर। 3 दिन का गैप बेस्ट जी, है। राइट। कुछ लोग कई बार ज़रूरत पड़ती है, लोग आईवीएफ भी कराते हैं। तो जब कोई आईवीएफ प्लान करता है तो आप उसके लिए भी उसके स्पर्म्स या एग की क्वालिटी को बेटर करने के लिए कुछ सजेस्ट करते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया, ये सारे टिप्स आईवीएफ के लिए भी हैं। आईवीएफ के अंदर आपको इंजेक्शंस लगेंगे जिससे आपका एग पिकअप होगा, हस्बैंड का सीमेन को लिया जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करने के लिए यही सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि देखिए, एग्स इंजेक्शन से आपको स्टिमुलेट तो कर दिया ताकि खूब सारे एग्स बने, लेकिन अगर आपकी एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। 10-15 एग्स भी निकल गए, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी पुअर है, इतनी क्वांटिटी का भी क्या करना। एक्चुअली क्या क्वालिटी में ना बहुत ज़्यादा बात होती ही नहीं है। हाँ। नॉर्मली क्या होता है कि सब लोग काउंट भी काउंट चेक कराते करते हैं तो हैं। काउंट करा के आ जाते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, आपका इतनी लेवल इतना है, इतना बचा हुआ है, इतना अभी रिजर्व है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आती है क्योंकि क्वालिटी नहीं पता चलती है। और कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ वगैरह दे करके भी अगर कोई प्लान कर रहा है, थोड़ा लेट एज में कर रहे हैं, तो मेडिसिन वगैरह दे करके साइज़ तो बड़ा हो जाता है एग का। हाँ, जो कि लोग चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड में चेक कराते हैं जा करके। लेकिन आप कंसीव इसीलिए नहीं कर पाते कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अच्छी नहीं, या तो कंसीव बिल्कुल। करेंगे नहीं और हो गया तो फिर आपका मिसकैरेज हो जाएगा। अब जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम लोग, वो एग की आपकी क्वांटिटी बता रहा है, Right. क्वालिटी तो कुछ नहीं बता रहा ना। तो अगर किसी भी महिला के अंदर कंसीव नहीं हो पा रहा, रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, आईवीएफ के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो समझ लीजिए कि उसके एग या स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है मेरे लिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना। हमेशा पेशेंट से पूछेंगे कि मल्टीपल अबॉर्शन से, तो माइंड में हमेशा यही चीज़ होगा, क्या रीज़न है कि बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं। एग की क्वालिटी पुअर है, स्पर्म की क्वालिटी पुअर है, क्यों बार बार अबॉर्शन है। तो ये टेस्ट कौन सा होता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एग्स की क्वांटिटी बताएगा मुझे, क्वालिटी नहीं बताएगा। AMH। हाँ। ओके। अगर इसमें किसी की क्वांटिटी बहुत कम आती है तो तब भी कंसीव करने के चांस होते हैं? देखिए, ये क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन अगर आपके एग की क्वालिटी अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपका लेवल बहुत ही लो है तो चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर लेवल है जो मैं बोलूँगी सफिशिएंट है। लेकिन अगेन एग्स की क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है। तो यंग एज का मतलब है, भले आपका AMH, फॉर एग्जाम्पल एक 30 साल की लड़की के अंदर AMH और 40 साल की लेडी दोनों के अंदर AMH का लेवल सेम है, फिर भी मैं 30 ईयर ओल्ड लड़की को बोलूँगी कि आपके अंदर कंसीव और हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपकी एग्स की क्वालिटी बेटर है। तो एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लगता है जैसे हम बताएं कि क्वांटिटी कम है। हाँ। तो हम उसी पे लगता है कि अरे अब तो होगा नहीं, और या फिर लगता है कि क्वांटिटी काफ़ी है, सफिशिएंट है, तो लोगों को लगता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, जो कि काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथ में भी अपने हाथ में है। एग्जैक्टली। तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बहुत लोग आते हैं कि डॉक्टर आप बोल रहे हो कि मुझे XYZ ने बोला कि मेरे लिए कंसीव करना बहुत अच्छा है, मेरे तो एग्स की क्वांटिटी इतनी अच्छी है, तो मैं क्यों कंसीव नहीं कर पा रही। तो उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि आपकी हो सकता है एग्स की क्वालिटी पुअर है, तो क्वालिटी तभी आप किसी तरह चेक नहीं कर सकते। क्वालिटी तो कैसे पता चल रहा है कि आपकी क्वालिटी खराब है? या तो आपके रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, या अगर आप IVF भी करवा रहे हैं उसमें भी आपके अच्छे एग्स नहीं बन रहे, अच्छे एम्ब्रियोज नहीं बन रहे। आपके एग्स तो बहुत अच्छे रिट्रीव हो गए, लेकिन वो फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी एग की क्वालिटी इतनी पुअर है। तो मैम आप बता रहे थे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, और आपने ये बताया था कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है कि वो कैसे डैमेज करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में बढ़ाएं। तो डाइट के अलावा भी किसी और तरीके से एंटीऑक्सीडेंट ले मेडिसिन होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, लेकिन आप वो मेडिकल सुपरविजन में ही लें। हाँ, क्योंकि बिना ऐसे डॉक्टर के एडवाइस के बिना एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ओवर द काउंटर नहीं लेने चाहिए। उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर डोज होती है, तो योर डॉक्टर विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। तो शामिल कर ही सकते हैं। हाँ, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फ्रेश फ्रूट्स, कलर्ड वेजिटेबल्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, नट्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सीड्स, ये सब बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एक और चीज़ है मैम कि आजकल ना बहुत ज़्यादा डिटॉक्स कह लीजिए या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कह लीजिए, मतलब फास्टिंग जो है ना वो बहुत नया फैशन कह लीजिए, नया लाइफस्टाइल का एक हिस्सा कह लीजिए, बहुत ज़्यादा चलन में है। तो क्या फास्टिंग से एग और स्पर्म की क्वालिटी पर भी असर होता है? बिल्कुल। देखिए, फास्टिंग पॉजिटिव असर होता है, क्योंकि फास्टिंग आजकल के लिए नई कॉन्सेप्ट है, लेकिन एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखें, ये माइथोलॉजी में तो चला आ रहा, हमारे ऋषि मुनि
दिनों दिनों तक फास्ट पे रहते थे, और एक दिन लगता है बॉडी को डिटॉक्स का टाइम है, तो डिटॉक्स का मतलब ही है जितना आपका बॉडी के अंदर फास्टिंग रहेगा, आपका बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कम रहेगी, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन कम रिलीज होगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली हार्मोन्स के पीछे है वो कम रहेगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, है ना। और एक चीज़ फास्टिंग का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया कि इससे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स रीजेनरेट होते हैं जो आपके एंडोक्राइन डिसरप्शन कम करते हैं। ओके। तो ऐसे सेल्स रीजेनरेट तभी होंगे अगर आप कुछ समय तक 48 घंटे 72 घंटे तक फास्टिंग में रहेंगे। स्टेम सेल्स जिसको बोलते हैं ना, रीजेनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, गट के अंदर, बॉडी के। तो ये फास्टिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद आपने वेट तो लूज़ कर लिया 5-6 किलो, लेकिन 2-3 महीने के बाद आप वापस अपनी पुरानी डाइट पे चले गए। तो उसको मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये भी कहा जाता है ना कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने बताया, तो कई लोग फॉलो नहीं कर पाते लंबे टाइम या पूरी ज़िंदगी उसको फॉलो करना उतना आसान नहीं है। तो इसकी जगह जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं ये था ना कि आपको सूर्योदय के बाद से खाना शुरू करना है और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। मतलब बेसिक एकदम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अगर आप इसे भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आपका 12 घंटे तो बेयर मिनिमम आपका फास्टिंग हो ही जाता है। तो अगर आप वैसा भी फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये तो भी काफी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो आपने कुछ चीज़ें तो देखिए बहुत ही नई है हमारी इस बातचीत की, जैसे कि कभी भी प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में अपने घर में अपने किचन में, उस पर कभी बात नहीं होती कि उसका असर कैसे होता है हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ पर, उसका असर क्या होता है स्पर्म्स और एग की क्वालिटी को ख़राब करने पर। फिर दूसरी बात आपने बताया कि मेकअप, महिलाएं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है तो वो भी कहीं ना कहीं इस पे असर डालता है। अगर आप एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं या अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको चेक करना है मॉडरेशन में, सब चीज़ मॉडरेशन में, राइट। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग का भी फ़ायदा आपको इस एस्पेक्ट पे ज़रूर होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को बेटर बनाएं तो आप एक अच्छा हेल्दी बच्चा प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें अपने हाथ में हैं, आप जितना इसको फॉलो कर लें बेटर है। तो चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करके और बहुत सारी नई चीज़ें जानने और समझने को मिली। जैसे कि हमने भी बताया कि कुछ बिल्कुल ऐसी बातें जिन पे नॉर्मली लोग बात नहीं करते। हम लोग अक्सर क्वांटिटी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली एग की जो क्वांटिटी की बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी पे उतनी बात नहीं होती, जबकि क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट जस्ट मोर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और फिर ये है कि अगर आप चाहें, नहीं मोर इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने कहा है कि आप चाहें तो उसे बेटर कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। हाँ, अगर आपकी क्वांटिटी कम है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो लेकिन ये करके प्लस मेल्स के लिए भी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्पर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी अगर अपने लाइफस्टाइल को कुछ बेटर करें और कुछ रूटीन में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी हैबिट डालें तो वो भी अपनी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और बहुत सारी नई जानकारी भी है जानने को मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।